हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 18 हमें ये प्रोविजन देता है कि हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, वो भी 3 टाइप्स का। फर्स्ट होगा हमारा नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है हमारा प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, और थर्ड होगा हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इन्हीं बातों को आगे हम प्रोसीड करेंगे आज के लेक्चर में। हे एवरीवन, मैं हूं पुष्पा, यू आर वाचिंग हाइम्स। तो विदाउट डिलेइंग, देरी नहीं करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इमरजेंसी के बारे में जानते हैं। विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। और हम फर्स्टली देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी एग्जिस्ट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। फर्स्ट होगा, एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट होगा नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंडर आता है। और ये जब लगाया जाता है जब ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन, ड्यू टू वॉर, अगर कहीं पे वॉर हो रहा है 2 कंट्री के बीच में, मान लो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तब हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि दूसरी कंट्री हम मिलिट्री यूज कर रही है और एक जो दूसरा सामने वाला कंट्री है, मान लो पाकिस्तान है, कि वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कोई मुद्दे को लेकर अपनी मिलिट्री यूज कर रही है, लड़ाई करने लग गई है, और जो इंडिया है वो चुप है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। और आर्म्ड रेवेलियन जब कहीं पर होगा, इंटरनल, इसको इंटरनल एग्रेशन भी बोलते हैं, आर्म्ड रेवेलियन, तो वहां पे लगाया जाता है नेशनल इमरजेंसी। अगर हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी का, तो वो आर्टिकल 356 में मेंशन है। और ये जब होता है जब कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने काम को सही से नहीं कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशनल गलत, लीगल, इलीगल तरीके से स्टेट को चला रही है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वहां पे अपना रूल लगा सकता है, उसको हम बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 में है। और अगर हम बात करते हैं तो नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगाया गया हमारे इंडिया में, 3 टाइम्स। और अगर हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी, तो 100 से ज़्यादा टाइम्स ये लगाया गया है, 100 से अधिक बार लगाया गया है। और अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं तो अभी तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया। तो आई होप आपको जो बैकग्राउंड है वो समझ में आएगा। अब एक एक करके हम डीप में पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इमरजेंसी कौन प्रोक्लेम कर सकता है, इमरजेंसी किसको प्रिविलेज है कि वो किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगा सकता है, तो वो होंगे हमारे इंडियन प्रेसिडेंट। State emergency in India refer to period of governance that can be proclaimed by the President of India. किसके द्वारा proclaimed होगा? President of India during certain crisis situation. जैसे कि मैंने सिचुएशन बताया कि वॉर हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है और इंटरनल एग्रेशन भी हो सकता है। The emergency provision are contained part 18, मैं आपको बता चुकी हूँ। The Constitution of India आर्टिकल 352 से लेकर कहाँ तक 360 तक होता है। अब देखो, these provision enable the central government to meet abnormal situation effectively। ऐसा कोई abnormal situation होता है तो वहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजन लाया जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है कि rationality behind the incorporation to safeguard the sovereignty, unity, integrity, security of the country, the democratic political system and the constitution. Okay, और there are 3 types of emergency: national emergency, constitutional emergency, financial। तो constitutional emergency को आप बोल सकते हो president rule भी बोल सकते हो, president रूल भी बोल सकते हो, एंड इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हो, स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा रहा कि कौन इमरजेंसी। अच्छा, जो प्रेसिडेंट होगा कैबिनेट के सलाह पे ही इमरजेंसी लगा सकता है, लेकिन जो इन्वोक करना होगा तो वो सिर्फ किसको अधिकार है, वो है प्रेसिडेंट को, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल और आर्म्ड रिबेलियन, मैं बता चुकी हूँ। अब ये देखते हैं कि ग्राउंड क्या है, इनका डिक्लेरेशन के पीछे क्या रीजन है। तो आर्टिकल 352 कहता है कि द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर, रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन। व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन इज नोन एज एक्सटर्नल इमरजेंसी भी बोलते हैं।
On the other hand, when it is a declared the ground of armed rebellion, it is known the internal emergency भी बोलते हैं इसको. This term armed rebellion is inserted by the 44th amendment. Before this term was known as internal disturbance. जो armed rebellion है वो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया था, इसको ऐड किया गया था, बट उसको पहले इसका नेम था इंटरनल डिस्टर्बेंस, पहले इसका नेम था इंटरनल डिस्टर्बेंस और बाद में इंसर्टेड किया गया आर्म रिबेलियन का. कौन से अमेंडमेंट में? 44th अमेंडमेंट में. नेक्स्ट देखते हैं कि द 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट मेड द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून द जुडिशियल रिव्यू. 38 में नेशनल इमरजेंसी मतलब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है उनकी पावर कम हो, हमें जुडिशरी की पावर कम होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव की पावर ज्यादा होना चाहिए. और बट ये प्रोविजन जो था सब्सिक्वेंटली डिलीट किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में. ओके गॉट. तो दिस ऑल अबाउट अ नेशनल इमरजेंसी. नाउ वी विल प्रोसीड ऑन अ प्रेसिडेंट रूल. आर्टिकल 355 impose a duty of the center to ensure the government of every state in carried accordance with the provision of the constitution. In this duty, the perform of the which of the center takes over the government of state. Article 356 in case of failures constitutionally machinery in the state. मतलब अगर कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं कर रहा है, अगर कोई ऐसा स्टेट वहाँ की गवर्नमेंट ऐसा इलीगल काम कर रही है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं उसको क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है या उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, वहां पे अपना रूल लगा सकता है और जो वहां का लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और जो वहां की गवर्नमेंट होगी उनको क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा. लेकिन एक बात याद रखना, डिसॉल्व नहीं होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व नहीं होगा, ओनली क्या होगा, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा. दिस इज पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट रूल. तो आपको पता होगा कि इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है या नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जाता है, इसके बारे में क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी ग्राउंड क्या है इम्पोजिशन का. The president rule can proclaimed under 356 article of two ground state. Article 356 कहता है कि empowers the president to issues a proclamation. He is the satisfy that situation has arisen in which government of the state cannot be carried in accordance of provision of the constitution. मतलब प्रेसिडेंट को ये पावर है कि अगर स्टेट अपना काम सही से नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रही है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वहां पे आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है. आर्टिकल 365 कहता है कि सेज दैट व्हेनेवर स्टेट फेल्स टू comply with or the give effect any direction from the center, it will be the lawful of the president to hold that situation and arising which the government of the state cannot be carried according the provision of the constitution. तो इसका कुछ क्या था, ये अपना बैकग्राउंड, तो ज़्यादा हमें जो ध्यान देना है वो देना है. अब ये होता है कि कौन से आर्टिकल के तहत क्या चीज़ें इसमें बताया गया, कौन से आर्टिकल के अंडर, राइट. नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक इंडिया में नहीं आया है. ऐसी सिचुएशन नहीं आया कि फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए. ग्राउंड ऑफ द डिक्लेरेशन आर्टिकल 360, ऐसा प्रोविजन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो आर्टिकल 360 के तहत हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं. इम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी. किसको इम्पावर्ड है, प्रेसिडेंट को है. किसकी सलाह पर, कैबिनेट मिनिस्टर के सलाह पर. फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन एंड अराइजिंग ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है और क्रेडिट इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ द थ्रेटेड, कोई भी इंडिया के पार्ट हो, टेरिटरी हो, उसमें अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है तो वहां पे लगा सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी. पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन. A proclaim declaring financial emergency must be approved by both of House of the Parliament with 2 months from the date of its issue. मतलब जो पार्लियामेंट है वो क्या करेगा, अप्रूव करेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी को, और यहाँ पे कह रहा है कि विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूज, जो डेट होगा उसके
दो मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स ही उनको क्या करना पड़ेगा, अप्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये इमरजेंसी लगाया जा सकता है। अब पार्लियामेंट में कौन होते हैं, एमपीज होते हैं, उनकी क्या होती है, ये सलाह होता है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये इसमें होगा स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में नेशनल में हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी नेशनल में भी चाहिए, और फाइनेंशियल में स्पेशल मेजोरिटी मतलब होता है कि 2/3 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। और 2/3 मेंबर मीन्स 50% जो MPs हो गए। However, if the proclamation of financial emergency issued time when the Lok Sabha has been dissolved or the dissolution of the Lok Sabha, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है तो उस टाइम पे लोक सभा क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 months के लिए विदाउट अप्रूविंग द proclamation, then the proclamation survive until 30 days from the first sitting of the Lok Sabha after the reconstitution, provided the Raj Sabha has the meantime approved it। ठीक है, प्रोक्लेमेशन सर्वाइव करेगा कब तक, 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोक सभा। तो दिस इज ऑल अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन। आई होप आपको क्लियरिटी होगा पूरे इस लेक्चर में क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, प्लीज डू वन थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।